एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है वीडियो अपलोड होने में काफ़ी देर हो रही है, लेकिन इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला, मेरा जॉब, जिस वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपना टाइम दे सकूँ। और एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे लिखने में मुझे टाइम लगता है। साथ ही उसे डब कर उसे एडिटिंग करना, इस सारे प्रोसेस में वीडियो को अपलोड करने में मुझे ज़रा ज़्यादा टाइम लगने लगा है। और ये मेरा दूसरा रीज़न है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कम से कम वीक में 1 से 2 वीडियो अपलोड कर सकूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहे होंगे। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम सबसे पहले छोटी ईडन को देखते हैं, जो हर रोज़ की तरह कुछ ना कुछ तो कर रही होती है। इतने में उस पर जली हुई राख गिरने लगती है और ये देखकर वो ड्राइंग निकालने लगती है। घर पर बैन पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा है और वो इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी में है। तो और ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसकी कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। वहाँ पर मिशेल होती है और वह कहती है कि मैं अभी भी पुलिस फोर्स में नहीं हूँ, पर तुम चाहोगे तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बैन कहता है कि मैंने अभी जेरिड को बुलाया है। तभी मिशेल को वहाँ पर बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है और वो बैन से पूछती है, तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है? बैन ना में जवाब देता है। मिशेल बैन से कहती है, मुझे लगता है कि ये कॉलिंग है। लेकिन बैन कहता है, लेकिन इसका ईडन से कोई भी लेना देना नहीं है। मिशेल कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? कॉलिंग का और ईडन का कुछ भी लेना देना नहीं है। भूल मत जाना कि तुम्हें रास्ता कॉलिंग ने ही दिखाया है ईडन के पास पहुंचने का। बैन कहता है, मुझे सिर्फ रास्ता दिखाया है, वहां पर लेकर नहीं गया, तो ये कॉलिंग मेरे लिए नहीं हो सकती। आगे हम ऑलिव और स्कैल को देखते हैं, जो कि आपस में ही डिस्कस करते हैं। स्कैल अपने हाथों पे बने नए टैटू का फोटो क्लिक कर सानवी को भेजता है। ऑलिव उसका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाती है। स्कैल कहता है, हेनरी किम मुझे एक स्ट्रांग लड़का कहता है। वो ये भी कहता है कि मेरे अंदर ड्रैगन है, लेकिन मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ जो 5 साल पहले गायब हो चुका था, वापस लौटा है तो अपनी पुरानी यादों के साथ। मुझे ये भी नहीं पता कि 5 साल पहले मैं कहाँ था और मैंने वहाँ पर क्या क्या किया। मैं वो लड़का हूँ जो बिना किसी डायरेक्शन का, बिना किसी नक्शे का खजाना ढूंढने निकला हूँ। और ये सब सुनकर ऑलिव भी अपने दिल की बात कहती है। वो कहती है, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब मुझे ऐसा लगता था कि तुम अभी भी जिंदा हो और आसपास कहीं तो हो, लेकिन ईडन के मामले में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि मैं ईडन को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है और उस वक्त फिर से उसे बादलों की गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार स्कैल भी वो आवाज़ सुन लेता है। मिशेल स्कैल से पूछती है कि ये आवाज़ हमें किस बारे में संकेत दे रही है। तभी स्कैल को एक मैसेज आता है और वो मैसेज सानवी का होता है। वो उसे अपने पास बुला लेती है। इतने में वहाँ पर जेरिड आ जाता है। बैन के बुलाने पर बैन उसे वो सारे सबूत दिखाता है, जो ईडन जिंदा है ये दिखाता है। और तभी मिशेल भी उसे कहती है, हमारे पास इतने सबूत है कि हम फिर से एक नई जांच शुरू कर सकते हैं। ये सारे सबूत देखकर जेरिड कहता है, इसके लिए हमें कई सारा एरिया कवर करना पड़ेगा और उसके लिए हमें बड़ी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जेरिड 828 के सर्च टीम को बुलाने की डिमांड करता है, लेकिन बैन और मिशेल उसे कहते हैं, ईडन कोई 828 की पैसेंजर नहीं, इसीलिए 828 की कोई भी फोर्स हमारी हेल्प नहीं करेगी। तब जेरिड उन्हें कहता है, ऐसे में हमें तुम दोनों और तुम्हारी फ्रेंड मिकामी की ज़रूरत पड़ेगी। स्कैल सानवी से मिलने उसके लैब आ जाता है। सानवी उसके हाथ पे बना ड्रैगन टैटू देखकर हैरान हो जाती है और वो तुरंत उसका ब्लड सैंपल लेने लगती है। स्कैल उसे कहता है, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रही हो। तभी वो उसे वो वॉइस रिकॉर्ड सुनाती है जो उसने ढूंढ निकाला है। जैसे ही वो वॉइस रिकॉर्ड 6.2 पे पहुंच जाता है, स्कैल के हाथों पे बना टैटू डार्क होने लगता है, जैसे कि वो ब्लैक बॉक्स से जुड़ा हो। सानवी कहती है, 6.2 पे ही ये टैटू एक्टिव होने लगा है, तो ये ULFI से जुड़ा हुआ है, जो प्लेन उड़ान के दौरान ये रिकॉर्ड किया गया था और इसी 6.2 के आवाज़ से ये टैटू एक्टिव होने लगा है। स्कैल कहता है, तो हमें इसका पता लगाना चाहिए। तब सानवी उसे कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये है कि 6.2 ही क्यों। तभी फिर से स्कैल को वहाँ पर बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। जेरिड के प्लान पर चारों जन एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पर मिकामी उन दोनों से कहती है, अंदर जाने के बाद मैं आप लोगों की दोस्त नहीं रहूँगी,
जब डिपार्टमेंट को ऐसा एहसास होगा कि आपकी बातों में दम है, तभी वो लोग फोर्स और एक्शन लेने की परमिशन देंगे। इतना कहकर वो दोनों को अंदर लेकर जाती है। अंदर जाने के बाद मिशेल को कॉलिंग के रूप में सामने बिजली गिरते हुए दिखाई देती है और ठीक सामने एक आदमी उसे दिखाई देता है जो उस बिजली को वो भी महसूस करता है। मिशेल उससे बात करने आगे बढ़ती, इससे पहले एक लेडी आकर उसे वहाँ से लेकर जाती है। आगे हम एड्रिन को देखते हैं जो एक बोर्डिंग हाउस चला रहा होता है। वहाँ पर 8 to 8 के पैसेंजर को रहने और खाने की हेल्प वो करता है। वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। उसमें से एक आदमी को ऊपर के रूम में से आवाज़ आती है। एड्रिन उसे कहता है शायद ऊपर का विंडो ओपन होगा, इसीलिए आवाज़ आई होगी, मैं जाकर देखता हूँ। एड्रिन ऊपर आ जाता है। वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ऊपर और कोई नहीं बल्कि एंजेलिना और ईडन होती है, जो कि एड्रिन ने सबके नज़रों से छुपाकर उन्हें रखा होता है। एड्रिन उसे कहता है ज़रा आवाज़ कम करना, अभी भी किसी को नीचे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पर हो और मैं नहीं चाहता कि यह बात सभी को पता चले। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिशेल उस आदमी को बाहर मिलती है और वो और कोई नहीं बल्कि 8 to 8 का को पायलट होता है और उसका नाम इमरान होता है। और वो उसे वही सवाल पूछती है जो अंदर उसने महसूस किया था, लेकिन वो इमरान उसकी बातों को नज़रअंदाज कर इनकार कर देता है कि मुझे इस चीज़ में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मिशेल उसे कहती है आप अपनी परछाई से ऐसे यूँ नहीं भाग सकते, लेकिन वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं होता और वो वहाँ से जल्दबाजी में चला जाता है। दूसरी तरफ जेरिड, बैन और मिकामी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बैन के सबूत में कितनी सच्चाई है। इसके लिए वो हर जगह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक जगह के लाइब्रेरी से पता लगता है कि एक लेडी और एक छोटी बच्ची वहाँ पर मौजूद थी और उस लेडी ने बाथरूम के अंदर उस छोटी बच्ची के हेयर कट किए थे। बैन कहता है कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी मिकामी उसे कहती है वही जो सबसे छुपने की कोशिश करता हो। सभी लोग वहाँ पर निकलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मिकामी बैन से कहती है हमें अपने तरीके से काम करने दो, बीच में कुछ मत बोलना, और बैन भी उनकी बात मान लेता है। और ठीक उसी वक्त बैन को एक कॉलिंग आती है। कॉलिंग में फिर से एक बार उस पर राख गिरने लगती है और अचानक से वो अपने आप को एक जलते हुए वॉल्केनो के अंदर पाता है और वहाँ किसी इंसान की उसे परछाई दिखाई देती है। बैन जोर से आवाज़ लगाता है आप कौन हो, क्या आप मेरी बेटी को जानते हो? और ये लगभग सेम कॉलिंग दूसरी तरफ ईगन भी देख रहा होता है, लेकिन फिलहाल वो जेल का मेहमान बना है और वो वहाँ का पंचिंग बैग बंद कर वहाँ के कैदियों का हाथ साफ करने का एक मशीन बन चुका होता है। मिशेल जब लैब में वापस आती है, स्कैल उसे कहता है सानवी ने उस ब्लैक बॉक्स में से हमारे कई सारे वॉइस रिकॉर्ड निकाले हैं, लेकिन वो 6 सेकंड के हैं, इसलिए हम उस वक्त के मौसम की और जानकारी लेने में अपना फोकस कर रहे हैं। मिशेल कहती है इसका मतलब प्लेन जब बिजली से टकराया था। स्कैल हाँ में जवाब देता है। मिशेल आगे कहती है मुझे उस ऑफिस में एक पायलट मिला था, 8 to 8 का को पायलट, हमें उससे बात करनी चाहिए। सानवी कहती है हाँ तुम्हें उससे ज़रूर बात करनी चाहिए। मिशेल कहती है मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उड़ान भरने में इतना जल्दी था कि वो मुझसे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तो स्कैल कहता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। मिशेल कहती है मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। जेरिट और मिकामी वहाँ पर पूछताछ करते हैं और उस लेडी को वो फ़ोटो दिखाते हैं। वो लेडी तुरंत पहचान जाती है और वो कहती है कि इस लेडी को मैंने यहाँ पर देखा था, इसके साथ 2 साल की बच्ची भी थी, बड़ी प्यारी है, उसने मुझे ये पेंटिंग गिफ्ट की थी जब उसकी मॉम उस कंप्यूटर के ऊपर अपना काम कर रही थी। बैन तुरंत कहता है वो उसकी मॉम नहीं थी। लेडी कहती है लेकिन वो बच्ची उसे मॉम कह रही थी। जेरिड कहता है जब उसे अगवा किया था तब वो काफ़ी छोटी थी, उसे नहीं पता कि उसकी असली मॉम कौन है। जेरिड उसे आगे कहता है कि हमें वो कंप्यूटर लेना होगा ताकि हम उसकी लैब में अच्छी तरह से जांच कर उसे कई सारे सबूत हम लोग इकट्ठा कर सकें, और वो लेडी भी मान जाती है। दूसरी तरफ मिशेल अपना दिमाग लगाती है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक मैसेज अपलोड करती है फ्लाइट 8 to 8 का को पायलट है जिसे उड़ान भरने की परमिशन अभी तक मिली नहीं है। जो भी उसकी हेल्प करेगा कानूनी तौर पर उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एड्रिन दोबारा एंजेलिना से मिलने आता है और वो उसे एक सजेशन देता है तुम्हें नहीं लगता कि स्टोन फैमिली को ये पता चलना चाहिए ईडन अभी भी जिंदा है, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन एंजेलिना उसे ऐसा करने से मना करती है। ये बोलकर ईडन और मैं एक फीलिंग से जुड़े हुए हैं, भले ही हमारे बीच में खून का रिश्ता ना हो, लेकिन फीलिंग उससे बढ़कर है, और वैसे भी फैमिली के नाम पर ईडन ही मेरे पास है। तब एड्रिन उसे कहता है मैं यहाँ पर लोगों को बचाने का काम करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कोई एक भगोड़ा इंसान हमारे बीच में रहकर मुसीबत क्रिएट करे।
कल सुबह होते ही मैं तुम्हें कुछ खाने को और पैसे दूंगा, तुम यहाँ से चली जाना अपनी बच्ची को लेकर। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर पर बैन अपने हाथ में ग्रेस का फोटो लेकर कहता है कि मैं ईडन के काफ़ी करीब पहुँचा हूँ। तभी बैन को कुछ एहसास होता है। उसकी छत पर फ्लावर से बना हुआ पेंटिंग उसे दिखाई देता है और ये ठीक ईडन ने बनाई पेंटिंग से हूबहू मैच करता है। फिर हमें ये भी पता चलता है दूसरी तरफ ईडन सच में ये पेंटिंग बना रही होती है और ये बैन के लिए एक कॉलिंग के बराबर काम करती है। उसे एहसास होता है ईडन उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर एंजेलिना आकर उसके साथ गेम खेलने लगती है। इधर बैन भी इंतज़ार कर रहा होता है कि ईडन उससे कुछ बात करे। एंजेलिना उसके साथ इस तरह का गेम खेलना चाहती है। एक तरफ वो एक पेंटिंग निकालेगी और दूसरी तरफ ईडन उसकी पेंटिंग को कॉपी कर कर उसे अपने पेपर पे उतारेगी, वो भी बिना देखे। मिशेल का ऐसे अजीबोगरीब कारनामों की वजह से अमरन की फ़्लाइट मिस हो जाती है। वापस आकर वो मिशेल पे भड़क जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मिशेल उसे कहती है, देखो हमें पूरे पैसेंजर की जान बचानी है और तुम्हारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम इस काम में हमारी हेल्प करो। अमरन उसे कहता है, देखो मेरी ड्यूटी उस वक्त ख़त्म हो गई जब मैंने फ़्लाइट 828 को सही सलामत ज़मीन पर लैंड कर दिया। तब मिशेल उसे कहती है, लेकिन कॉलिंग हमें इस बात का एहसास नहीं करवा रही कि तुम बात सच कर रहे हो। कॉलिंग चाहती है कि तुम सच बताओ। कॉलिंग ये भी चाहती है उस दिन क्या हुआ था। खराब मौसम के बावजूद तुम दोनों ने ऐसा डिसीजन लिया। कैप्टन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, तुम बस मुझ पर लगे जितने भी एलिगेशन है वो प्लीज़ हटा दो ताकि मैं प्लेन को उड़ा सकूं। मिशेल उसे कहती है, ठीक है मैं हटा दूंगी, तुम बस इस ब्लैक बॉक्स को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सानवी उसे वो वॉइस रिकॉर्ड सुनाती है। सब कुछ सुनने के बाद वो कहता है कि मैं उसे रोक सकता था, मुझे उसी वक्त पता चल चुका था कि हम उस बादल के अंदर से जाने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता तो उस बादल के ऊपर से जा सकता था। मेरी एक गलती की वजह से मैंने पूरे 200 लोगों की लाइफ ख़राब कर दी, इसका मुझे पछतावा भी है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? तभी सानवी उसे कहती है, आपको इसमें से दबे हुए वॉइस को भी सुनना चाहिए। सब कुछ सुनने के बाद वो सानवी से कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? मिशेल उसे कहती है, हो सकता है फ्लाइट 828 के पैसेंजर को ये सारे गिफ्ट पहले ही मिल जाते हैं। स्कैलू ने पूछता है, आपको कुछ याद है उस वक्त प्लेन में क्या हुआ था? कैप्टन कहता है कि मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा उस पल क्या हुआ था। मैं इतना कह सकता हूँ, उस पल हम सब लोग मर चुके थे क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी लाइट थी और उस लाइट के अंदर हम जा रहे थे और आसपास में कुछ भी नहीं था। मिशेल कहती है, काफ़ी भयानक मंजर रहा होगा, लेकिन कैप्टन कहता है ऐसा कुछ नहीं था, हम उसके अंदर एक अजीब सी मन के अंदर शांति महसूस कर रहे थे, ऐसी शांति जो आज तक हमने कभी भी महसूस नहीं की थी। वो काफ़ी खूबसूरत पल था, अपने दिल के अंदर ऐसी शांति पाना। हालांकि हमें थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन ऐसा एहसास हमने आज तक कभी नहीं किया था सिवाय मेरे साथी के। लेकिन अब वो भी नहीं रहा, वो भी चला गया। तब सानवी उसे कहती है, शायद नहीं। तब वो 2 साल पहले का वीडियो दिखाती है, उसमें उसे साफ साफ दिखाई देता है कैप्टन वापस भी आया था, हेल्प भी मांगी थी, लेकिन प्लेन के साथ वो पूरा का पूरा गायब भी हो गया। को पायलट उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वापस आया और गायब भी, वो कहाँ जा सकता है? मिशेल उसे कहती है, मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगी। थोड़ी देर बाद मिशेल को पायलट से अकेले में बात करती है। वो कहता है, 828 के उतरने के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हमें फिर से वहाँ पर जाना चाहिए, उस शांति को फिर से एहसास कर लेना चाहिए। इसके लिए मेरा कैप्टन भी मुझे कई बार फोर्स भी करता था, लेकिन अक्सर मैं उसे मना ही करता था और इस वजह से हम दोनों के बीच में काफ़ी दूरी भी आ चुकी थी। मिशेल उसे कहती है, मैंने 828 के साथ बहुत सारा टाइम बिताया है। कैप्टन उसे कहता है, इतना काफ़ी नहीं। क्या तुम्हें पता है एक को पायलट का क्या काम होता है? जब भी हमारा कैप्टन सही स्थिति में ना हो तो उस फ्लाइट का पूरा कंट्रोल हमें लेना पड़ता है, जबकि मैं उस वक्त ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिया। मुझे पता चल चुका था कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन मैंने उस वक्त सही डिसीजन नहीं लिया। घर पर ऑलिव अपने डैड को खाना देने जाती है। तब उसे एक पुरानी बात याद आती है। एक दिन ऐसे ही वो खाना लेकर उनके पास गई थी। तब वो अपने डैड को हेल्प करना चाहती थी, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उनका काम पूरा ख़राब हो जाता है और इस वजह से बैन उसे काफ़ी डांट लगाता है और वो कहता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी और की हेल्प चाहिए मुझे। ऑलिव नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और आज भी ऑलिव उनके रूम में खाना देने जाने वाली होती है। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो अपने डैड के पास आ जाती है। रूम में बैन ईडन से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। ईडन जो भी ड्राइंग निकालती है
बदले में वो ड्राइंग बैन के रूम के छत पर दिखाई देने लगती है। बैन उसे भूल ना जाए इसीलिए वो उसे रिपीट ड्रॉ करता है ताकि वो वहाँ पर परमानेंट रहे। ऑलिव उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो ड्राइंग उसे नहीं बल्कि बैन को दिखाई देने लगती है। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद बैन की ड्राइंग ऑलिव को दिखाई देने लगती है। तब उसे एहसास होता है ये कोई आम ड्राइंग नहीं बल्कि ये पोएम है जो स्कैल अक्सर ईडन के लिए गुनगुनाता था, और ये पोएम ऑलिव भी अच्छी तरह से जानती है और इस वजह से वो उसे एहसास होता है कि ईडन अभी भी जिंदा है। ऑलिव अपने डैड से कहती है वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, बदले में आपको भी उसे कुछ कहना चाहिए जो उसे समझ आए। दूसरी तरफ एंजेलिना कुछ ड्रॉ करती है लेकिन ईडन अपना ही अलग कुछ ड्रॉ करती है और ऐसा कई बार चलता है। ऑलिव के कहने पर बैन उस जगह पे कुछ लिखता है और यह एहसास ईडन को हो जाता है और वो हंसकर कुछ वहाँ पर लिख देती है। जब एंजेलिना वो देख लेती है तो वो खुद हैरान हो जाती है। ईडन ने और कुछ नहीं बल्कि डैड लिखा होता है और वो देखकर एंजेलिना काफ़ी भड़क जाती है और वो कहती है तुमने ये क्या किया, तुम्हें कितनी बार कहा तुम्हारे डैड नहीं है। इतना बोलकर वो बर्तन तोड़ देती है। आगे हम एडन को देखते हैं जो ईगन से मिलने जेल में आया होता है। एडन उसे कहता है मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ईगन उसे कहता है मुझसे भी ज़्यादा, जबकि जेल में तो मैं हूँ। एडन कहता है कोई तो है जिसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत। ईगन उसे कहता है जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने लोगों का अब तक अच्छा ही किया है। आज जब तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है तो यकीनन वो कोई खास होगा या फिर होगी। थोड़ा सोचकर ईगन खुद कहता है मुझे लगता है तुम एंजेलिना के बारे में बात कर रहे हो। वो आगे कहता है तुम उस लड़की की हेल्प कर रहे हो जो खूनी है। एडन कहता है मुझे एक कॉलिंग आई थी, मैंने बस उसी को फॉलो किया, अब उसके साथ एक बच्ची भी है। ईगन उसे कहता है वो तो बैन की बच्ची है। एडन कहता है मैंने जब उससे इस बारे में बात की तो वो काफ़ी भड़क गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ से उसे निकाल देना चाहिए। ईगन भी उसे कहता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन निकालने से पहले आप एक बात अच्छी तरह से याद रखना, वो आपको फंसा भी सकती है मर्डर के इल्ज़ाम में। एडन उसे कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने ही गलत मतलब निकाला मेरी बातों का। ईगन उसे कहता है लेकिन तुम्हारी बात सुनेगा कौन, जब स्टोन फैमिली को ये पता चलेगा वो आपको गिरफ्तार करके ही छोड़ेगी। एडन उसे कहता है मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। ईगन उसे कहता है आपके पास बस एक ही रास्ता है, आपको एंजेलिना और उसकी बच्ची को संभाल के रखना होगा, क्योंकि अगर वो पलट गई तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हो। और ये सब सुनकर एडन वहाँ से निकलने लगता है। आखिर में ईगन उसे इतना ही कहता है आगे कॉलिंग हमारे लिए कितना खतरा खड़ा करती है किसे पता, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। आगे हम सानवी और को पायलट को देखते हैं। सानवी उसे पूछती है क्या आप बता सकते हैं आखिर उस वक्त क्या हुआ था। को पायलट कहता है अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस लाइट में हमने शांति का एहसास हुआ था, इस बात को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। 200 लोग जिन्हें हमने मौत के मुंह में डाल दिया और उन्हें ये बात मानने पे मजबूर कर दिया कि आप लोगों की तो मौत हो चुकी है। ये सब सुनकर सानवी कहती है गवर्नमेंट आपको प्लेन में पाँव ही रखने नहीं देगी। तब मिशेल कहती है क्यों ना आप सभी यात्रियों से बात करते, मुझे लगता है लोग आपकी बात मानेंगे, हमने कई तरह की कोशिश की है, ये भी करके देखते हैं। ये सब सुन के वो कहता है मैंने और मेरे पार्टनर ने जो देखा है वो आप किसी ने नहीं देखा। तब वहाँ पर स्कैल आता है और वो कहता है ऐसा नहीं है, आपने जो देखा है वो मैंने भी देखा है और मैं 828 का पैसेंजर हूँ और मैंने उस लाइट को देखा भी है और महसूस भी किया है। और तभी मुझे सब कुछ समझ आ गया। उस वक्त मैं प्लेन के विंडो की तरफ ही था जब आप उस फ्लाइट में अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन उसे कहता है लेकिन आप 500 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते होगे तो ये देखना नामुमकिन है। मिशेल कहती है इसका मतलब वो लाइट हमारा पीछा कर रही थी। सानवी भी कहती है तो आपने उस लाइट के अंदर से जाने का सोच लिया था। स्कैल कहता है 2 साल पहले मैंने उस टेल फिल्म को टच किया था और वहाँ से मैं गायब हो गया और मैं वही जगह पे पहुँच गया जहाँ पे वो लाइट थी। आपने कैप्टन से तो बात तो की होगी, उन्होंने क्या कहा। वो पायलट कहता है वो काफ़ी कंफ्यूज था, उसे खुद को पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। वो हमेशा एक पोएम को गुनगुनाता था, लंबा नाजुक जला हुआ नीला। और ये सुनकर स्कैल भी शॉक हो जाता है। तब उसे याद आता है वो गायब होने के बाद कहाँ गया था। उसने अपने पास कैप्टन को देखा था और वो वही गाना को गुनगुना रहा था। कैप्टन स्कैल से कहता है ये कितना सुंदर है, तुम वापस क्यों जाना चाहते हो। स्कैल कहता है मेरी मॉम को मेरी ज़रूरत है, वो फिलहाल खतरे में है। कैप्टन उसे कहते हैं तुम तो जानते हो तुम अपनी मॉम को नहीं बचा सकते, फिर तुम क्यों जाना चाहते हो। स्कैल कहता है लेकिन मैं कोशिश तो ज़रूर कर सकता हूँ,
और मेरे फैमिली को मेरी ज़रूरत है। कैप्टन उसे कहता है, जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा, तुम सब कुछ भूल जाओगे। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है, तुम जाना चाहते हो, तुम्हारे पास एक ही मौका है और तुम्हें इस सब के जवाब पता है, तुम वापस जा सकते हो। कैप्टन स्कैल से कहता है, तुम पूरी कोशिश कर लो लेकिन तुम वापस नहीं जा पाओगे। और ये सब याद करके स्कैल पूरी तरह से डर जाता है और वो कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया। जब मैंने उस टेलफिन को टच किया था तब मुझे पता चला था कि मैं कहाँ हूँ। तब मुझे पीछे से एक आवाज़ भी आई थी और वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि फियोना की थी। और ये सुनकर मिशेल भी चौंक जाती है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल, फियोना को सबसे पहले हमने कौन से सीज़न में देखा था? जिसका भी आंसर सही होगा आने वाले वीडियो में मैं उसका नाम मेंशन करूँगा। स्कैल आगे कहता है, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन पीछे से फियोना ने मुझे कहा था तुम्हारे पास इस सब के पहले से जवाब है। सानवी कहती है, हम पता करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। घर पर जेरिड आकर बैन से कहता है कि हमने पूरा कंप्यूटर चेक किया लेकिन हमें जो सबूत चाहिए थे वो नहीं मिले। तभी बैन उसे थैंक्स कहता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। लेकिन इस बार वो ऑलिव को अपने साथ ले लेता है क्योंकि उसे पता है कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। वो बस जेरिड को बताना नहीं चाहता था, इसके लिए वो उसके सामने नॉर्मल रहता है। लेकिन इस बार ऑलिव भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि डैड ने उसे अपने साथ मिलकर काम करने की परमिशन दी होती है। दूसरी तरफ एड्रिन फिर से एंजेलिना से मिलने आता है और वो उसे कहता है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। थोड़ी देर बाद मिशेल बैन से मिलने आती है और बैन उसे सब कुछ बताता है उसके साथ क्या क्या हुआ। और बैन भी काफ़ी खुश होता है और ये देखकर मिशेल भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि बैन पहले जैसा बर्ताव करने लगा है। और वो काफ़ी खुश है क्योंकि वो ईडन के सबसे करीब पहुंच चुका है। आगे हम देखते हैं ऑलिव भी अपने डैड को हेल्प करने की कोशिश करती है। लैब में सानवी और ज़्यादा डिटेल निकालने में लगी रहती है। ईडन और बैन के बीच में एक अलग सा कनेक्शन बनने लगा होता है। तभी बैन को एक कॉल आता है और वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि ईगन का होता है। और वो उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी बच्ची अभी भी जिंदा है, और सबसे खास बात, मुझे ये भी पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। और ये सब सुनकर बैन पूरी तरह से शॉक में गिर जाता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 4 का एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज मैं इस चैनल पर हिंदी में अपलोड करता हूँ।